Hello, I welcome you all to this channel. आज हम रेलवे एसपीडी सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन सीरीज का पार्ट थर्ड वीडियो होगा। पार्ट 1 एंड 2 हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम आरआरबी मुंबई 1994 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज जापान की करेंसी क्या है। देखिए, कैपिटल करेंसी से हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो कैपिटल और करेंसी अच्छे से याद करके चलना है। जापान की करेंसी येन है। देखिए, इसमें ट्रिपल सी का फॉर्मूला लगाना है, कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी। आप एक महादेश उठाएं और उसमें जितने भी देश हैं सभी को ऐसे ही ट्रिपल सी, कंट्री, कैपिटल और करेंसी के तहत याद कर लीजिए। जैसे हम एशिया के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री याद करते हैं। अफगानिस्तान का कैपिटल कहाँ है? काबुल, और इसका करेंसी अफगानी। तो हमको ऐसे याद रखना है, अफगानिस्तान काबुल अफगानी, अफगानिस्तान काबुल अफगानी, अफगानिस्तान काबुल अफगानी। 4-5 बार बोलिएगा दिन में तो याद हो जाएगा। अफगानिस्तान काबुल अफगानी, बस ऐसे याद रखना है। पहले देश, फिर कैपिटल और फिर करेंसी। अफगानिस्तान के बाद अर्मीनिया का देखिए, अर्मेनिया का एरेवन और ड्राम, DRAM, ये हो गया अर्मेनिया, एरेवन, ड्राम। अजरबैजान की बात करें, अजरबैजान बाकू मनत, अजरबैजान बाकू मनत, अजरबैजान बाकू मनत। तो ऐसे 4-5 बार बोलिएगा। अफगानिस्तान काबुल अफगानी, अर्मेनिया एरेवन ड्राम, अजरबैजान बाकू मनत। बहरीन का बताइए कहाँ पे है? बहरीन का कैपिटल कहाँ है? बहरीन मनामा दिनार, बहरीन मनामा दिनार, बहरीन मनामा दिनार। 4-5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। बहरीन मनामा दिनार। बांग्लादेश का ढाका टक्का, बांग्लादेश ढाका टक्का, बांग्लादेश ढाका टक्का। भूटान की बात करें तो भूटान का कैपिटल थिम्पू, करेंसी नगलुत्रम, भूटान थिम्पू नगलुत्रम, भूटान थिम्पू नगलुत्रम। तो इस तरह से याद रखना है। कंबोडिया, ये टोटल ए से एशिया में टोटल कितने कंट्री हैं? 3। अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन। उसके बाद बी से देखें तो बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई का नहीं देखें, ब्रुनेई का कैपिटल कहाँ पे है? बंदर शेरी बेगवन, और ब्रुनेई का करेंसी देखें तो है दिनार। ठीक है, तो ये सब कंट्री एशिया से हैं। और देखिएगा तो कंबोडिया का कैपिटल phnom पेन, PHNOM, phnom पेन, और इसका करेंसी है रियल। कंबोडिया, phnom पेन, रियल। चाइना का तो याद होगा सबको। चाइना का कहाँ पे? चाइना का करेंसी चाइना का कैपिटल बीजिंग, और चाइना का करेंसी युआन। इसका एक और करेंसी है रेनमिनबी, और रेनमिनबी का ही युआन भी कहते हैं। तो चाइना करेंसी युआन, चाइना बीजिंग युआन। साइप्रस की बात करें तो साइप्रस का कैपिटल कहाँ पे है? साइप्रस का निकोसिया, साइप्रस का कैपिटल है निकोसिया, और इसका करेंसी यूरो। साइप्रस निकोसिया यूरो। जॉर्जिया की बात करें, जॉर्जिया का कैपिटल कहाँ पे? तिबिलिसी। जॉर्जिया का कैपिटल है तिबिलिसी। जॉर्जिया का कैपिटल तिबिलिसी, और इसका करेंसी है लारी। जॉर्जिया तिबिलिसी लारी। इंडोनेशिया का कैपिटल कहाँ पे? इंडोनेशिया जकार्ता, और करेंसी क्या है? रुपया, RUPIA। इंडोनेशिया जकार्ता रुपया। ईरान की बात करें तो ईरान का कैपिटल तेहरान, तेहरान रियाल। ऐसे 4-5 बार बोलिएगा प्रत्येक दिन तो याद हो जाएगा। ईरान तेहरान रियाल। इजराइल की बात करें तो इजराइल का कैपिटल जेरूसलम और न्यू शेकेल। इजराइल जेरूसलम न्यू शेकेल। जापान का तो हमने पढ़ ही लिया। जापान
टोक्यो येन, जापान टोक्यो येन, जापान टोक्यो येन। जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन का है अमान, जॉर्डन अमान दिनार, जॉर्डन अमान दिनार, जॉर्डन अमान दिनार, जॉर्डन अमान दिनार। कजाकिस्तान की बात करें, कजाकिस्तान का, कजाकिस्तान नूर सुल्तान, कजाकिस्तान नूर सुल्तान और तेंगे, कजाकिस्तान नूर सुल्तान तेंगे। नॉर्थ कोरिया की बात करें, नॉर्थ कोरिया की तो प्योंगयांग वॉन, प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग और इसका करेंसी है वॉन, WOA, नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग और वॉन। साउथ कोरिया का कैपिटल कहाँ पे है, सियोल और करेंसी वॉन। तो ये सब एशिया का है। अब हम दूसरा क्वेश्चन आगे देखेंगे और सारा देश। चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें हम देखेंगे। आज बहुत सारा क्वेश्चंस करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चीन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अबरक का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो चीन में होता है। बेसिन, बेसिन की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ किया था, तो पेशवा के साथ किया था। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ किया था। पेशवा में किसके साथ, तो बाजीराव द्वितीय के साथ अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि हुई थी। कितनी ईस्वी में, 1802 ईस्वी में। ये डेट भी पूछा जाता है, कितनी ईस्वी में, 1802 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद हुआ था, तो बैटल ऑफ पूना, ये भी याद रख सकते हैं, बैटल ऑफ पूना हुआ था, जिसके बाद अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। कुछ इम्पोर्टेंट जैसे मराठा की बात करें तो अंग्रेज और एंग्लो मराठा युद्ध, टोटल कितने युद्ध हुआ था, 3 युद्ध हुआ था अंग्रेज और मराठा के बीच में। पहली युद्ध लड़ी गई थी 1775 से 1782 ईस्वी के बीच में एंड दिस इज द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर बिटवीन 1775 टू 1782। और इस युद्ध की समाप्ति हुई थी सालबाई संधि के बाद। सालबाई संधि के तहत फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध की खत्म हुई थी। द्वितीय मराठा युद्ध जो हुआ था वो बेसिन के संधि के बाद। बेसिन का संधि तो बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ, लेकिन जितने भी मराठा थे सब बेसिन के संधि से संतुष्ट नहीं थे। ये बहुत ही मराठाओं के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया था बेसिन की संधि के तहत। तो इसीलिए अंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा युद्ध लड़ा गया कितनी ईस्वी में, 1803 से लेकर के 1806 ईस्वी के बीच में हुआ था और इसमें राजघाट की संधि हुई थी। और थर्ड युद्ध 1817 और 18 के बीच में लड़ा गया था, एंग्लो मराठा युद्ध। तो याद रखना है टोटल कितना युद्ध लड़ा गया, 3 युद्ध लड़ा गया, 1775 से 1782 सालबाई की संधि, दूसरी हुई थी 1803 से 1806 ईस्वी राजघाट की संधि, और तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1817 से 1818 ईस्वी के बीच में। और कुछ बैटल देखें तो बेदरा का युद्ध, ये याद रख सकते हैं। बेदरा का युद्ध, देखिए सब जितना रिपीट करेंगे ना उतना याद रहेगा। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में और ये युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो अंग्रेज और डच के बीच में लड़ा गया था। और इसी युद्ध के बाद डच का पावर भारत में खत्म हो गया। कौन सा युद्ध, बेदरा का युद्ध। उसके बाद एक युद्ध लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध। ये दोनों युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में। तो फ्रेंच की शक्ति वांडीवास युद्ध के तहत भारत में खत्म हुआ था और बेदरा का युद्ध के तहत डच की शक्ति अंग्रेज ने खत्म कर दी थी। यदि पूछे कि बताइए कर्नाटक के साथ कितना युद्ध लड़ा गया, तो कर्नाटक के साथ भी अंग्रेज ने टोटल 3 युद्ध लड़ा था। पहला 1746 से 1748 ईस्वी के बीच में, और इस युद्ध में हुआ था एक्स ला सापेल की संधि हुई थी 1748 ईस्वी में। सेकेंड कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी के बीच में, और इसमें पांडिचेरी की संधि हुई थी, पांडिचेरी की संधि हुई थी। थर्ड कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1756 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हुआ था पेरिस की संधि, ठीक है, पेरिस की संधि। तो ये 3 कर्नाटक युद्ध आप याद रख सकते हैं।
उसके बाद यदि हम बात करें तो मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े गए थे? टोटल 4 युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच में। दूसरा लड़ा गया था 1780 से 84 के बीच में। तीसरा लड़ा गया था 1790 से 92 के बीच में। और चौथा युद्ध लड़ा गया था 1799 ईस्वी में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। थर्ड मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए अंग्रेज को देने थे। इस संधि के तहत बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया था अंग्रेज ने किया था। किसके साथ? तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए अंग्रेज को देने थे, और जब तक ये रकम नहीं चुका देगा तब तक टीपू के 2 बेटे अंग्रेज के पास कैद रहेगा। ये संधि की गई थी। द्वितीय मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी और फर्स्ट में मंगलोर की संधि हुई थी। तो इतना सारा युद्ध आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मद्रास युद्ध जो हुआ था, यहाँ पे एक सुधार कर लीजिएगा। फर्स्ट मद्रास युद्ध जो हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी में, इसमें हुई थी मद्रास की संधि। और द्वितीय जो हुआ था 1780 से 84 में, इसमें हुई थी मंगलोर की संधि। तृतीय में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये पॉइंट आप सुधार लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। देखिए, जितने भी अध्ययन होते हैं ना, लॉजी शब्द जिसमें भी लगा होगा वो अध्ययन से रिलेटेड होता है। जैसे कि यदि हम बोले माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन, फंगस, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी किसको कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं पुष्पों के अध्ययन को, पुष्प के अध्ययन को। पोमोलॉजी तो हो गया फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऑर्निथोलॉजी किसको कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी, DENDROLOGY, डेंड्रोलॉजी वृक्षों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। ओफियोलॉजी की बात करें, ओफियोलॉजी, OPHIO, ओफियोलॉजी सर्पों के अध्ययन को ओफियोलॉजी कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर, अब देखिए जितने भी खेती होता है ना, जैसे कि हम फूलों की खेती करेंगे तो फूलों के अध्ययन को तो पोमोलॉजी कहेंगे, लेकिन फूलों की जो खेती करेंगे उसे हम फ्लोरिकल्चर कहेंगे। तो कल्चर शब्द जुड़ा रहेगा, वो खेती उत्पादन से रिलेटेड होगा। तो फ्लोरिकल्चर, फूलों के खेती से फ्लोरिकल्चर। एपीकल्चर की बात करें, एपीकल्चर तो मधुमक्खी के पालने को, मधुमक्खी का जो पालन करते हैं जो फार्मर्स, उसे हम क्या कहेंगे? एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन। सेरीकल्चर की बात करें, सेरीकल्चर तो रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाएगा। पीसीकल्चर आप सबको नाम से पता होगा, पीसीकल्चर मछली के पालने को पीसीकल्चर कहते हैं। और माइकोलॉजी तो मैंने बता दिया यहाँ पे, माइकोलॉजी फंगस के अध्ययन को। और एक और फाइकोलॉजी, ये माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में कंफ्यूजन नहीं होना है। जो फाइकोलॉजी होगा PHY, तो फाइकोलॉजी जो होगा वो शैवाल के अध्ययन को कहते हैं, एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी, और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। तो ये पॉइंट क्लियर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पुकारा गया था। तो ये सब पॉइंट आप सुभाष चंद्र बोस से याद रख सकते हैं। हिटलर किसको कहा गया था? हिटलर ने जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी, नेताजी की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। असम राज्य का प्रमुख त्योहार बिहू असम राज्य का है, ये आपको याद रखना है। देखिए, टोटल शास्त्रीय संगीत की बात करें, इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। टोटल शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो जो संगीत नाटक अकादमी है उसके द्वारा भारत में टोटल 8 तरह के शास्त्रीय संगीत के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन विकिपीडिया पे एक 9 तरह का शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया गया है, जिसमें झारखंड का जो छऊ है उसे भी शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है। वैसे भारत सरकार 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा की गई है। तो पहला जो है सो भरतनाट्यम है। एग्जाम में पूछेगा भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? तो तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली, दूसरा की बात करें तो कथकली है केरला का। कथक की बात करें, देखिए कथकली और कथक में कंफ्यूज नहीं होना है। कथक जो है सो भारत में नॉर्थ इंडिया में किया जाता है, लेकिन कथकली केरला में। ओडिसी की बात करें, ओडिसी तो नाम से पता चल रहा है ओडिसी ओडिशा में होगा। मणिपुरी मणिपुर में होगा। मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम भी केरल में होता है। और कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। और एक 8वां सतरिया नृत्य कहाँ पे किया जाता है? तो सतरिया नृत्य असम में। टोटल कितने हो गए? 8। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कथक नॉर्थ इंडिया में, ओडिसी उड़ीसा में, ओडिसी के बाद मणिपुर में, मोहिनी अट्टम केरला में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में और सतरिया असम में। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। बांध से हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना जो था भारत का बहुउद्देशीय परियोजना को किसके द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट पीएम थे, उनके द्वारा बहुउद्देशीय परियोजना को भारत का मंदिर कहा गया था। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब कि उससे बहुत सारा काम मल्टी काम्स किया जाता है। जैसे कि बिजली उत्पादन किया जाता है, बांध बनाकर हम उसके पानी को सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद मिट्टी का जो क्षरण होता है उससे रोक सकते हैं, मिट्टी के कटाव को भी बहुउद्देशीय परियोजना के तहत रोका जाता है। तो ये बहुत सारा काम बहुउद्देशीय परियोजना के तहत किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा से आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। तो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है, जो कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, 3 राज्य को इससे फायदा होता है। और इसमें जो पानी आता है वो एक झील आप याद रख सकते हैं, गोविंद सागर झील से इसमें पानी आता है। गोविंद सागर झील कहाँ पे पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में। और ये सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है। अब कुछ परियोजना जैसे कि दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना किस रिवर पे बनाया गया है? तो दामोदर रिवर पे बनाया गया है। देखिए, आपको परियोजना और नदी का नाम याद रखना है। हीराकुंड यदि पूछे, हीराकुंड परियोजना किस रिवर पे है? तो हीराकुंड है महानदी पे, उड़ीसा में। और ये हीराकुंड बांध जो है सो सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध, सबसे बड़ा परियोजना भांखल बांध परियोजना, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध। और यहीं पे सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध
देखिए महानदी उड़ीसा में है। टिहरी परियोजना की बात करें, टिहरी परियोजना, तो टिहरी परियोजना है भील गंगा और भागीरथी नदी पर टिहरी परियोजना बनाया गया। भागीरथी गंगा की मुख्य धारा और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है और वहाँ से इस धारा का नाम गंगा पड़ता है। कहाँ पे? देवप्रयाग में। टोटल 5 प्रयाग आपको याद रखना है। अलकनंदा, धौली गंगा कहाँ पे मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में। गंगा सबसे पहले प्लेन एरिया में कहाँ पे किस राज्य में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नर्मदा परियोजना किस रिवर पे है? तो नाम से पता चला नर्मदा रिवर पे। गुजरात में बात करें तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। नर्मदा परियोजना, देखिए नर्मदा परियोजना, ये क्वेश्चंस पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है। नर्मदा परियोजना जो है सो नर्मदा रिवर पे है। ठीक है, क्लियर है। नर्मदा परियोजना पे 2 बांध हैं, जैसे कि गुजरात में सरदार सरोवर बांध है और मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध है और इसी बांध को नर्मदा बांध भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया था कि नर्मदा बांध, इंदिरा सागर बांध किस रिवर पे है, किस परियोजना में है? तो नर्मदा परियोजना में। यदि दक्षिण के रिवर की बात देखें तो नागार्जुन सागर परियोजना, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नागार्जुन सागर परियोजना किस रिवर पे है? कृष्णा रिवर पे है नागार्जुन सागर परियोजना। अलमाटी बांध कृष्णा रिवर पे है। उसके बाद बात करें इडुक्की परियोजना, इडुक्की बांध कहाँ पे है? पेरियार रिवर पे है केरल में। काकरापारा की बात करें, काकरापारा कहाँ पे है? तो गुजरात में ताप्ती नदी पर। काकरापारा गुजरात में ताप्ती नदी पर। तुलबुल परियोजना, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर। ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस भी किया है, तो हम इतना रिपीट करेंगे कि आपको सारा क्वेश्चन याद रहेगा। अब देखिए अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है पुरस्कार से रिलेटेड, और खास करके अब ईस्वी पूछने लगा है। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1961 में। यदि पूछे कि भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी, तो भारत रत्न 1954 में। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो जो खेल में, स्पोर्ट्स में उत्कृष्ट प्लेयर को अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है सो प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में। भारत रत्न कब दिया जाता है? तो 26 जनवरी को दिया जाता है, 26 जनवरी को भारत रत्न दिया जाता है। 1977 ईस्वी में, 1954 में शुरुआत हुआ था, लेकिन जब जनता सरकार आई थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो 1977 ईस्वी में भारत रत्न को बंद कर दिया गया। लेकिन 1980 में जब फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट आया, तो इंदिरा गांधी के द्वारा फिर से भारत रत्न देना शुरुआत किया गया था। और 1980 में, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। 1980 में इंदिरा गांधी के द्वारा 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और सबसे पहले 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी को किया गया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, याद रखना है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949 को। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 ईस्वी को हुआ था। अच्छा, पुरस्कार से और कुछ देख सकते हैं। जैसे पूछा जाता है कि भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था, तो 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी को और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को, ये तीनों को
सबसे पहली बार भारत रत्न दिए गए थे। परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई? तो 1947 को। ये सर्वोच्च वीरता सम्मान है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे सर्वोच्च वीरता सम्मान है, 1947 से शुरुआत किया गया था। महावीर चक्र की बात करें, महावीर चक्र ये सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है। वीर चक्र की बात करें, वीर चक्र तो युद्ध के दौरान वीर चक्र दिया जाता है। अशोक चक्र की बात करें, शांति के क्षेत्र में ये सर्वश्रेष्ठ सम्मान है अशोक चक्र। कीर्ति चक्र भी शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इतना सारा आप याद कर सकते हैं। और भारत रत्न से ये कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने विदेशी को भारत रत्न दिया गया, तो अभी तक 2 विदेशी को दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के, कितनी ईस्वी में? तो 1987 ईस्वी में, 1987 में। और नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के थे, इसे 1990 ईस्वी में दिया गया था। ये सारा क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है, तो ये सब आप जितना देखेंगे उतना याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। देखिए डिस्कस करने से यह फायदा होता है कि सेम क्वेश्चंस कई बार रिपीट होगा। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। मैसूर में टोटल 4 युद्ध लड़े गए थे। 1767 से 1769 ईस्वी में किसकी संधि हुई थी? तो मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में, जिसमें मंगलोर की संधि हुई थी। तीसरा युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और 1799 में चौथा युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। हैदर अली मैसूर के फर्स्ट स्वतंत्र शासक बने थे, जो कि द्वितीय मैसूर युद्ध 1780-84 के दौरान 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है युद्ध के दौरान। 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान शासक बनता है। ये टीपू सुल्तान की बात करें तो इसने जैकोबियन क्लब की स्थापना किया था और स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ये सब पॉइंट आप टीपू सुल्तान से याद रख सकते हैं। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मौत हो गई और उसके बाद वाडियार वंश के एक बालक कृष्णराज तृतीय को वहाँ का शासक अंग्रेजों के द्वारा बना दिया गया था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? देखिए नाटो जो है सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। नाटो का स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो वाशिंगटन डीसी में हुआ था। इसमें अभी टोटल 32 मेंबर्स हैं। जो 32वां मेंबर्स है वो फिनलैंड है। 2023 में इसका सदस्य बना था फिनलैंड। हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटरफ्लाई शब्द किससे रिलेटेड है? तो तैराकी से। बटरफ्लाई शब्द तैराकी से रिलेटेड है। 1 हॉर्स पावर इजकल टू 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां का नाम खुर्रम था, याद रखना है। शाहजहां का नाम ओरिजिनल नाम जो था सो खुर्रम था। और शाहजहां का शासन 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक था। शाहजहां के 4 भाई थे, खुसरो, परवेज और शहरयार। खुसरो, परवेज और शहरयार, तो इसके 4 भाई थे। मतलब शाहजहां 4 भाई था। खुर्रम जो कि शाहजहां का बचपन का नाम था, खुसरो, परवेज और शहरयार। शाहजहां जो था सो माँ जगत गोसाई का पुत्र शाहजहां था। इनका शाहजहां का जो विवाह हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम से, जिसे मुमताज महल कहा जाता था।
मुमताज महल भी उनका नाम था। तो ओरिजिनल नाम याद रखना है, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल। मुमताज महल को टोटल 14 बच्चे हुए थे, जिसमें से 7 बच्चे मात्र जीवित रहे थे। औरंगजेब इसी का एक बेटा था। उसके बाद दिल्ली, आगरा का लाल किला की बात करें तो ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। लेकिन आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। आगरा के किला में मोती मस्जिद, दीवाने आम और दीवाने खास शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। ताजमहल बनाने वाला जो उस्ताद था, उसका नाम पूछा जाता है एग्जाम में, अहमद लाहौरी था उनका नाम। और इसे शाहजहां ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी। क्या चीज़ की उपाधि? नादिर उल असर की उपाधि शाहजहां के द्वारा दिया गया था। देखिए, आप इस वीडियो को अपने अनुसार स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा स्पीड करके सुनेंगे, जितना बार सुनेंगे रिपीटेडली उतना याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? तो बिहार के सासाराम में। शेरशाह की बात करें तो हुमायूं के साथ 2 युद्ध हुआ था, 1539 और 1540 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध और 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का भी युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें हुमायूं की हार हुई और शेरशाह दिल्ली का शासक बना था और हुमायूं की हार हो गई थी। फिर हुमायूं 1556 ईस्वी में फिर से दिल्ली पे अटैक करता है और 1556 ईस्वी में दिल्ली को अपने कब्जे में लेता है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में। यदि एग्जाम में पूछे कि बताओ बाबर का मकबरा कहाँ पे है, तो बाबर का मकबरा काबुल में है। पहले बाबर का जब मौत हुआ था तो इसका मकबरा आगरा के आराम बाग में बनाया गया था, लेकिन उसका जो पसंद जगह था, जो बाबर मरने से पहले कहा था कि मेरे मौत के बाद मेरा मकबरा काबुल में बनेगा, तो उसके अनुसार बाबर का मकबरा काबुल में बनाया गया। बाबर से रिलेटेड 4 युद्ध इंपॉर्टेंट हैं, 1526, 1527, 1528, 1529। 26 में लड़ा गया था पानीपत की फर्स्ट लड़ाई, 27 ईस्वी में खानवा का युद्ध, 28 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध और 29 में घाघरा का युद्ध अफगानों के विरुद्ध लड़ा था। तो ये 4 युद्ध था। उसके बाद शेरशाह का कुतुबुद्दीन ऐबक का भी मकबरा कहाँ पे है? तो लाहौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगा, इसको टांका कहते हैं, जो कि टीन और सीसा का मिश्र धातु का बना होता है। टांका मतलब शोल्डर जो होता है, सो टीन और सीसा का मिश्र धातु का बना होता है। ब्रास की बात करें तो ब्रास कॉपर और जिंक के मिश्र धातु का बना होता है। ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? BRONZ, ब्रॉन्ज कॉपर और टीन का। तो ये सब आप याद रख सकते हैं, शोल्डर, टीन और सीसा का। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे? मिहिर सेन थे। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पे है? कोलकाता में है। गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। देखिए, गौतम बुद्ध से तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं। यदि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है जो बौद्ध संगति हुई थी। टोटल कितना बौद्ध संगति हुआ था? 4। कितने कितने ईस्वी में हुआ था? तो 483 ईस्वी में, 483 BC में हुआ था, ईसा पूर्व पहला। दूसरा हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में। देखिए 483 में से 100 घटाएंगे तो 383 होगा, तो याद रखना है -100, 383 BC में। तीसरा हुआ था 251 BC में। देखिए 4 ऐसे याद रख सकते हैं, पहले 4 फिर 3 फिर 2, और चौथा जो हुआ था वो फर्स्ट AD में हुआ था। फर्स्ट AD में कनिष्क के समय में, लगभग 78 AD के आसपास। इनसे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पहला जो बौद्ध संगति हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? राजगीर में। इसके जो अध्यक्ष थे सो थे महाकश्यप। राजगीर में अध्यक्ष महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु किस वंश से थे? तो हर्यक वंश से थे। हर्यक वंश से थे। अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी। तो अजातशत्रु के पिता कौन थे? बिंबिसार। बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूजन नहीं होना है। बिंबिसार जो था सो हर्यक वंश के थे, और बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार मौर्य वंश के थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। हर्यक वंश की संस्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। तो फर्स्ट बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में, राजगीर में हुआ था। महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय जो हुआ था 383 BC में, जो कि वैशाली में हुआ था। इसके महाअध्यक्ष थे साबाकामी, और ये हुआ था कालाशोक के समय में। किसके समय में? कालाशोक के समय में। थर्ड की बात करें 251 BC में, तो ये हुआ था अशोक के टाइम पीरियड में। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और उस समय में अध्यक्ष थे मोगालीपट्टू थे, और अशोक के समय में हुआ था। चौथा की बात करें, अंतिम बौद्ध संगति फर्स्ट AD में हुआ था। कहाँ पे? कुंडलवन में। जम्मू कश्मीर में पड़ता है कुंडलवन। और इसके जो अध्यक्ष थे सो वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। और किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क के समय पीरियड में हुआ था। तो ये 4 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अशोक से जो 3 पिटक हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा किया गया था, और इसमें नियम के बारे में वर्णन है। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि बौद्ध धर्म अपनाना चाहता है, चाहे यदि वो भिक्षु है, तो उसके लिए क्या नियम बनाया गया है, सारा वर्णन विनय पिटक में, जो कि उपाली के द्वारा लिखा गया था। सूत पिटक की बात करें तो सूत पिटक आनंद के द्वारा लिखा गया था। आनंद के द्वारा लिखा गया, और इसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा जो जितने भी विचार थे, जो भी महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचार थे, स्पिरिचुअल थॉट थे, स्पिरिचुअल विचार थे, और जो भी उनका वचन था उनको संग्रह किया गया। क्योंकि आनंद जो थे सो महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, और आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में आमंत्रित किया था। महाप्रजापति गौतमी जो थी सो फर्स्ट शिष्या बनी थी महात्मा बुद्ध के। और अभिधम पिटक की बात करें तो अभिधम पिटक को बौद्ध धर्म का दर्शन कहा जाता है, इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है बौद्ध धर्म का। तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा किया गया, जिसमें नियम है। सूत पिटक की रचना आनंद के द्वारा किया गया, जिसमें महात्मा बुद्ध के जो भी धार्मिक विचार थे और उनके वचन थे उनको ऐड किया गया। अभिधम पिटक को उसमें महात्मा बुद्ध के दर्शन के बारे में लिखा गया। ये सब पॉइंट आप याद रख सकते हैं। जैसे कि
एलिफेंट महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ सिंबल्स हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाथी किस चीज़ का सिंबल्स है, तो महात्मा बुद्ध जब माता के जो गर्भ में आए थे तो उसका सिंबल हाथी था। कमल, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ उसे कमल से सिंबल किया गया, कमल से। घोड़ा जो था सो घोड़ा गृह त्याग का सिंबल बना घोड़ा, और इनके घोड़े का क्या नाम था, कंथक। उसके बाद पहला उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। फर्स्ट उपदेश कहाँ पे दिए थे, सारनाथ में, जो कि कहाँ पे है सारनाथ, वाराणसी से 4-5 किलोमीटर आगे है सारनाथ। भूमि स्पर्श को इंद्रियों पर विजय, भूमि स्पर्श सिंबॉलिक है इंद्रियों पर विजय। और एक करवट सोना महापरिनिर्वाण, एक करवट सोना महापरिनिर्वाण। तो ये सब महात्मा बुद्ध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा गया। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे, कर्नाटक में है। अब नेक्स्ट देखते हैं आरआरबी चंडीगढ़ 1900। पहला क्वेश्चन है कि बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला है। देखिए, यदि हम अपने संविधान की बात करें तो हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में चर्चा है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। लेकिन हमारे संविधान में बजट शब्द कहीं भी नहीं लिखा गया। क्या लिखा गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट क्या होता है, बजट होता है कि भारत सरकार का एक साल का, तो बजट सेशन कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक भारत को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ और उनका कितना खर्चा हुआ, इसी का लेखा जोखा जो स्टेटमेंट होता है उसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात बजट कहते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 112। इसके बाद एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहले बजट कब पेश किया गया था, तो 1947 ईस्वी में किनके द्वारा, आर के, ये नाम कई बार पूछा जाता है, आर के सनमुखम शेट्टी, आर के सनमुखम शेट्टी के द्वारा 1947 में फर्स्ट बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। यदि क्वेश्चन में पूछे कि भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो वो किया गया था 1860 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, तो जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था, जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना। देखिए, अभी हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था कि एग्जाम में पूछा जाता है, और यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में, सरदार सरोवर परियोजना किस परियोजना के तहत और किस नदी पर यह बांध बना गया है, तो नर्मदा परियोजना के तहत, नर्मदा बहुउद्देशीय परियोजना जो है उसके तहत गुजरात में सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर परियोजना है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा परियोजना, या उसी का नाम है इंदिरा सागर परियोजना है। तो सरदार सरोवर परियोजना, सरदार से याद रख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म स्थान कहाँ है, गुजरात में, तो इससे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था, और मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था, तो 1980 ईस्वी में। किनकी सरकार थी, तो कांग्रेस की। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, रबर जो है सो एक नेचुरल पॉलीमर है। GATT क्वेश्चन है कि GATT का फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। GATT का स्थापना कब हुआ था, तो 1947 ईस्वी में
जेनेवा कन्वेंशन साइन हुआ और GATT का निर्माण हुआ। बाद में यही GATT वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इनका नाम रूपांतरित कर दिया गया। तो यदि एग्जाम में पूछे कि WTO का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। और GATT की बात करें तो इनका स्थापना 1947 ईस्वी में हुआ था जेनेवा कन्वेंशन पे। ठीक है, इसमें टोटल कितने देश हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में? टोटल 164 देश हैं, याद रखना है 164। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क USA संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल कितने मेंबर्स हैं, मतलब कितने कंट्री हैं? संयुक्त राष्ट्र सदस्य की बात करें तो 5 तो परमानेंट सदस्य होता है इसका, और 10 नॉन परमानेंट होते हैं जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं। यदि 5 परमानेंट सदस्य की बात करें तो इसमें ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, USA एंड रसिया है। इन पांचों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब हो गया कि 1 मिनट, ओके, तो पांचों के पास ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, USA, रसिया, पांचों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब हो गया कि यदि कोई भी बिल UN में लाया जाता है और इन पांचों में से कोई भी एक इसके खिलाफ में अपना वीटो पावर यूज कर लेता है तो वो पास नहीं होगा। तो ये वीटो पावर हो गया। जो 10 नॉन मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव 2 साल के लिए होता है। यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस में टोटल कितने देश हैं? 193 कंट्री हैं और इसका स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में, 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस का स्थापना किया गया। इनका मेन उद्देश्य था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना, विश्व में तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसी को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई। इनके टोटल 6 ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के। पहला है जनरल असेंबली जिसे महासभा कहते हैं। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल्स है ना, उनके 15 मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल्स में, क्योंकि सिक्योरिटी का काम देखता है। तो 5 परमानेंट और 10 जो नॉन परमानेंट होते हैं वो सिक्योरिटी के मेंबर्स होते हैं। उसके बाद बात करें तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा होता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। पांचवा इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के द हेग में। और छठा है सचिवालय, सेक्रेटरिएट। तो यूनाइटेड नेशन में टोटल 6 ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल है। 6 ऑर्गेनाइजेशन है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स, कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो ये याद रखना। नेक्स्ट है कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे पूछेगा कि वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में ही IMF का है। IMF शॉर्ट टर्म लॉन्ग प्रोवाइड करता है और वर्ल्ड बैंक का काम है लोन प्रोवाइड करना। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में। इंटरपोल की बात करें, इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस जिसको कहते हैं, तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे? फ्रांस में, फ्रांस के लियोन्स में। यूनेस्को की बात करें, हेडक्वार्टर से पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में।
फ्रांस के पेरिस में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहाँ पे है? तो यह है रोम इटली में। और रेड क्रॉस आसियान इंडोनेशिया, आसियान का मुख्यालय कहाँ पे? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। और रेड क्रॉस की बात करें तो रेड क्रॉस का है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। रेड क्रॉस को टोटल 3 बार नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज मिला है। 1917, 44, 1917 में, 1944 में और 1963 ईस्वी में, टोटल 3 टाइम्स इसको नोबेल पीस प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चकमा शरणार्थी का संबंध कहाँ पे? चकमा जनजाति कहाँ पे मिलेगा आपको? तो बांग्लादेश में चकमा जनजाति पाया जाता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। देखिए मुख्यालय से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया की जकार्ता में है। सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पे? तो भारत में, भारत के गुरुग्राम में है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। किस गैस का? एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सॉफ्ट लोहा का उपयोग किया जाता है। टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। टी शब्द का संबंध किससे है? गोल्फ से है। इससे पहले हमने पढ़ा था बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई का किससे है? तो स्विमिंग से, तैराकी से। और टी शब्द का गोल्फ से। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडन पावेल थे। अ सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी। अ सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान की बात करें तो कब बन के तैयार हो गया था? नवंबर 1949 ईस्वी को। इस समय में कुछ पार्ट जैसे कि चुनाव, सिटीजनशिप चुनाव, ये सब लागू कर दिया गया था। लेकिन पूर्ण संविधान की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया था? तो जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। उन्हीं के याद में 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू किया गया था। संविधान पे टोटल नवंबर 1949 में कितने आदमी ने सिग्नेचर किया? तो 284। जब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान का जो गठन हुआ उसके बाद टोटल मेंबर्स कितने रह गए थे संविधान सभा में? 299। कैबिनेट योजना के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा कहलाता है। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। तो ये आविष्कारक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे RRB चेन्नई 1995 से जो भी क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश अशोक के द्वारा बनाया गया था। देखिए सांची का जो स्तूप है, जो कि महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे उसी पे सांची का स्तूप बनाया गया था अशोक के द्वारा। बाद में इसे तोड़ दिया गया सांची के स्तूप को, लेकिन फिर से अग्निमित्र शुंग वंश के एक शासक थे अग्निमित्र शुंग, उनके द्वारा इनका सांची के स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो सांची का स्तूप कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। जिला भी पूछा गया था एक एग्जाम में, तो रायसेन जिले में सांची का स्तूप है। और यहाँ पे तोरण का भी निर्माण किया गया था। तोरण क्या होता है? देखिए जैसे कि मान लीजिए ये सांची का स्तूप है, तो ये क्या होगा कि पूरा एक बाउंड्री के तहत घेरा रहता है चारों साइड से। तो यहाँ पे एक गेट बनाया जाता है।
तो इसी गेट को क्या कहते हैं, जो एंट्री गेट होता है उसे हम तोरण कहते हैं। ठीक है, तो तोरण का भी निर्माण किया गया था सांची स्तूप में। अशोक से रिलेटेड एग्जाम्स में बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मौर्य वंश के शासक थे अशोक। मौर्य वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किनके मदद से, तो चाणक्य के मदद से। चाणक्य का जो बुक है कौन सा है, अर्थशास्त्र है। इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर मगध साम्राज्य की नींव रखी थी, मतलब मौर्य वंश की, तो धनानन को हरा करके। धनानन किस वंश के शासक थे, तो नंद वंश के। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्मनंद। तो ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मौर्य वंश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा करते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बात करें तो बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, वो शासक बना। और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, तो वो शासक बना था। अशोक का टाइम पीरियड जो देखें तो 273 से लेकर के 232 BC तक ये मौर्य वंश के शासक रहे थे। इसका राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी में, 269 BC में। अभी हम BC में चल रहे हैं, तो 269 BC में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और इनके राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद 261 BC में अशोक ने कलिंग पे अटैक किया था। और कलिंग पे जो अटैक किए थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, बहुत आदमी, लगभग 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों का मौत हुआ था। तो उसके बाद जब ये दृश्य अशोक ने देखा तो वो अशोक बिल्कुल चेंज हो गए। ये सारा वर्णन किस में लिखा गया है, तो 13th शिलालेख है। 13वें अशोक के द्वारा जो 13वां शिलालेख लिखा गया था, शिलालेख, उसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। तो कलिंग युद्ध कितने में हुआ था, 261 BC में, उसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद। और इसी युद्ध के बाद अशोक के द्वारा भेरी घोष के जगह पर धम घोष को अपनाया गया। भेरी घोष के जगह उसने धम घोष को अपनाया। धम घोष का मतलब क्या हो गया कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, शांति पूर्वक रहेंगे, किसी पे भी अटैक नहीं करेंगे। तो ये 261 BC में उनके द्वारा, अशोक के द्वारा किया गया। उसके बाद अशोक की जो यात्रा थी, इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अशोक के शासन के बाद 10वें वर्ष में, जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ तो उसके 10वें वर्ष में वो बोध गया की यात्रा किए थे। उसके 12वें वर्ष में अशोक निगाली सागर की यात्रा किए थे। और 20वें वर्ष में उसने लुम्बिनी की यात्रा किए थे। और वहाँ पे कर में बहुत ही छूट दिए थे। लुम्बिनी की यात्रा किए थे तो वहाँ के जो भी किसान थे, जो भी व्यक्ति थे, उसे करों में छूट दिए थे। तो 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। उसके बाद 12वें वर्ष में निगाली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किए थे। 20वें वर्ष में उन अशोक के समय में, शासन पीरियड में, 2 तरह के न्यायालय थे। जैसे अभी होता है क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविलियन कोर्ट, जिसके बारे में बात करते हैं। तो पहले कहा जाता था फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय। तो जो फौजदारी न्यायालय था उसको अशोक के समय पीरियड में उसको कंटक शोधन कहते थे, कंटक शोधन। और जो दीवानी न्यायालय होता था उसे धर्मस्थीय कहा जाता था। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, कंटक शोधन, फौजदारी न्यायालय, धर्मस्थीय, दीवानी न्यायालय। ठीक है। उसके बाद बस इतना याद रखें। हाँ, कुछ जो प्रमुख अधिकारी था, इससे बराबर क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे कि बात करें तो पन्याध्यक्ष
पन्याध्यक्ष जो थे सो वाणिज्य व्यापार का मंत्री था, अधिकारी था। सीताध्यक्ष के बारे में हमने एंशियंट हिस्ट्री में भी पढ़ा था। तो सीताध्यक्ष जो था सो कृषि विभाग का अध्यक्ष था। अक्षपट्टिक की बात करें, अक्षपट्टिक की बात करें तो अक्षपट्टिक जो थे सो महालेखाकार था। जैसे अभी कैग होता है, उसी समय में अक्षपट्टिक होता था जो पूरा लेखा जोखा रखता था। अक्षपट्टिक मौर्य वंश अशोक के समय पीरियड में। पौतवाध्यक्ष जो कि माप तौल देखता था, माप-तौल का अधिकारी था। और पन्नाध्यक्ष था, पतन से आपको पता चल रहा है बंदरगाह। तो ये सब नाम आपको हिंदी में ही याद रखना है, क्योंकि हिंदी में आसानी से याद हो जाएगा। पन्याध्यक्ष, पन्ना किसको कहते हैं, तो हीरा को भी कहते हैं, तो इससे याद हो जाएगा कि पन्याध्यक्ष मतलब व्यापार से रिलेटेड होगा। सीता की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े थे कि जो हल की जो रेखा होती थी, जो भूमि को जब हम हल से जोतते थे तो उसको क्या कहते थे, सीता कहते थे। तो जोती गई भूमि, तो याद रख सकते हैं सीता कृषि से रिलेटेड होगा। अक्षपट्टिक जो था, अक्षपट्टिक अक्षर पर के लिखेगा तो क्या होगा, मतलब महालेखाकार था। पौतवाध्यक्ष जो था, पौत से पता चल रहा है नापने तोलने का, तो माप तोल का। और पतन से पता चल रहा है, पतन मतलब बंदरगाह, तो पतनाध्यक्ष क्या था, बंदरगाह। अशोक की बात करें तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसके लिए, तो बौद्ध धर्म की प्रचार करने के लिए। महेंद्र और संघमित्रा, तो ये महेंद्र और संघमित्रा किनके बच्चे थे, नाग देवी, अशोक के पत्नी थे नाग देवी। उनसे जो बच्चा हुआ था महेंद्र और संघमित्रा, इसे कहाँ भेजा गया था, बोधि वृक्ष लेकर के श्रीलंका भेजा गया था। श्रीलंका का नाम था सिंघल भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और अशोक के जो पत्नी है असंघमित्रा और कारुवती, इनका भी वर्णन है। असंघमित्रा और कारुवकी के जो पुत्र थे उसका नाम तीवर था। पद्मावती, दिव्यावदान मतलब बौद्ध धर्म के एक ग्रंथ है दिव्यावदान, उसके अनुसार कहा गया कि पद्मावती जो था वो एक अन्य पत्नी था अशोक का। इतना पॉइंट आपको अशोक से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। देखिए इससे बहुत सारा क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट बनता है, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले भारत में यदि हम बात करें तो अरबों का आक्रमण हुआ था। अरबों का आक्रमण हुआ था कितने ईस्वी में, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में उसने सिंध पे अटैक किया था। मोहम्मद बिन कासिम किसके कहने पे आया था, तो अरब के खलीफा थे अल वाजिद के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पे अटैक किया। और ये कौन थे, अरब थे। भारत में अरबों का आक्रमण हुआ था। यदि तुर्कों की आक्रमण करें तो भारत के जो बाउंड्री था पाकिस्तान और मिला लें तो सबसे पहले तुर्क ही आया था। तो तुर्क में सबसे पहले आक्रमणकारी कौन भारत आया था, मोहम्मद गजनवी। इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मोहम्मद गजनवी एक तुर्क था जो कि ईरान के पूर्वी प्रदेश के रहने वाला था, ईरान से आया था मोहम्मद गजनवी। और यह यामिनी वंश के शासक थे। कौन सा वंश, यामिनी वंश का था मोहम्मद गजनवी। इसने 1000 से 1027 ईस्वी तक टोटल 17 बार आक्रमण किया था। 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण किया और 1027 में लास्ट आक्रमण किया था। तो
और इस दौरान टोटल 17 बार आक्रमण किया था। इनका मेन उद्देश्य था मुस्लिम धर्म का प्रचार करना भारत में, और भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी उससे जितना हो सके उतना धन दौलत लूट करके ले जाना यहाँ से। पहला अटैक सबसे पहले 1000 ईस्वी में हुआ था, उसका फर्स्ट अटैक। 1001 ईस्वी में उसका दूसरा अटैक हुआ था जयपाल के विरुद्ध में, और जयपाल हार गया था। तो हार की वजह से जयपाल अब खुद को आत्मदाह कर लिया था। 1025 का जो उसका अटैक था मोहम्मद गजनवी का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1025 में उसने सोमनाथ पे अटैक किया था, सोमनाथ के मंदिर पे। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। तो उस समय में वहाँ का शासक कौन था? भीमवन था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ पे अटैक किया तो वह उस समय शासक कौन था? तो भीम फर्स्ट वहाँ का शासक था। कितने ईस्वी में अटैक किया? 1025 ईस्वी में। और सोमनाथ जी का जो मंदिर है सो भगवान शिव का मंदिर है। और उसका सबसे लास्ट अटैक कहा जाता है कि इस समय में 1025 में जब बहुत ज़्यादा उस यहाँ से सोना लूट करके ले जा रहा था, तो जाटों ने कुछ घोड़े को पकड़ के और जो सोना लूट के ले जा रहा था उससे छीन लिया था। तो बाद में मोहम्मद गजनवी ने फिर जाटों के विरुद्ध में अंतिम अटैक किया था 1027 ईस्वी में, और 1030 ईस्वी में उसका मृत्यु हो गया था। तो मोहम्मद गजनवी के बाद अल-बरूनी और फिरदौसी वहाँ का शासक बना। और उसके बाद यदि हम बात करें, अल-बरूनी और फिरदौसी जो था सो ये दोनों इस मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान था। अल-बरूनी फिरदौसी। अल-बरूनी का जो किताब है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किताब उल हिंद। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया? तो अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया किताब उल हिंद। इनके साथ मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन कौन था? अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्बी भी इन्हीं के साथ आया था, और फर्रुखी। इस सब कुछ संरक्षण किसके द्वारा प्राप्त था? मोहम्मद गजनवी के द्वारा। अल-बरूनी किताबुल हिंद की जो रचना की थी वो अरबी में किया था, और इसने महाभाष्य, सांख्य का अनुवाद भी किया था। तो गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। टोटल वंश की बात करें तो टोटल दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला। तो देखिए, इससे पहले जब मोहम्मद गजनवी यहाँ से लूट के चला गया, फिर मोहम्मद गोरी का अटैक हुआ था, मोहम्मद गोरी, और इसने 12वीं सेंचुरी में अटैक किया था, 12वीं शताब्दी में। और ये मोहम्मद गोरी तुर्की था। ये भी ईरान का रहने वाला था। ईरान के सस्वनी वंश का था। ईरान के सस्वनी वंश का था। याद रखना है बिल्कुल, जो मोहम्मद गजनवी था सो यामिनी वंश का था, और मोहम्मद गोरी जो था सो सस्वनी वंश का था। ये एग्जाम में पूछता है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो मोहम्मद गोरी सबसे पहले 1175 ईस्वी में मुल्तान पे अटैक किया। 1178 ईस्वी में उसने गुजरात पे अटैक किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पे अटैक किया, लेकिन इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। उस समय में गुजरात का शासक कौन था? मूलराज द्वितीय। मोहम्मद गोरी के द्वारा जो दो युद्ध लड़ा गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध है वो था तराइन का फर्स्ट युद्ध एंड तराइन का सेकेंड युद्ध। तो तराइन का युद्ध जो पहला युद्ध था वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, और द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया 1191 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई। फिर मोहम्मद गोरी अगले साल रिटेलिएट किया और उसने तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था 1192 ईस्वी में,
जिसमें धोखे से उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और भारत पर तुर्कों का आक्रमण हो गया। उसके बाद 11 एक और युद्ध याद रखना है। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के द्वारा चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के द्वारा चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। किसके विरुद्ध में? तो जयचंद के विरुद्ध में। जयचंद ही मोहम्मद गोरी को भारत बुलाया था और उसी को हराया था 1194 ईस्वी में। तो ये तराइन का युद्ध और चंदावर का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब लास्ट में देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला। 1526 ईस्वी में बाबर का अटैक होता है और उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर मुगल वंश का स्थापना करता है। तो 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत। पहला वंश की बात करें तो पहला वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश इसलिए कहते हैं कि पहले, जैसे कि मोहम्मद गोरी की बात करें तो मोहम्मद गोरी बहुत सारे गुलाम को खरीद लेता था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका? गोरी का। तो गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में एक वंश की नींव रखी गई, इसलिए इस वंश को हम गुलाम वंश या ममलूक वंश कहते हैं। तो गुलाम वंश कब से कब तक चला था? 1206 से 1290 ईस्वी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ईस्वी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा वंश था तुगलक खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद तीसरा वंश आया था तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से 1414 ईस्वी तक। उसके बाद आया था सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। और अंतिम वंश था लोदी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। तो ये 5 वंश याद रखना है। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोदी वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोदी वंश 1451 से 1526। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे। अब आगे जब आएगा तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? देखिए, इधर से आता है पूर्वी घाट और इधर से आता है पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे जो मिलता है इसे नीलगिरी कहते हैं, नीलगिरी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नीलगिरी का सबसे सर्वोच्च चोटी उसका क्या नाम है? तो इसे कहते हैं डोडा बेटा। डोडा बेटा। तो नीलगिरी कहाँ पे पड़ता है, किस राज्य में? तमिलनाडु में। इतना पॉइंट याद रखेंगे। अरावली जो है रेसिडुअल पर्वत की श्रेणी में आता है और ये भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है। सबसे अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। सबसे ऊंचा शिखर हमेशा याद रखना है, पूछ लेता है एग्जाम में। सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू पे स्थित है। जो नीलगिरी के बारे में, डोडा बेटा के बारे में पढ़े थे, तो जो साउथ इंडिया है उसका सबसे दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो ये डोडा बेटा है, सेकेंड सबसे ऊंचा चोटी। तो यदि हम पहला सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो है अनाईमुडी। अनाईमुडी किस पर्वत श्रृंखला पे? तो अनामलाई पे। अनामलाई पे अनामुडी है। इतना पॉइंट हो गया, इतना पॉइंट याद रखिएगा। जैसे इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चंस है इसमें, बहुत पर्वत श्रृंखला से। सतपुरा की सबसे ऊंची श्रेणी, ये भी याद रख लीजिए। सतपुरा की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की बात करें तो धूपगढ़ है।
धूपगढ़ ही है जो कि महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है। धूपगढ़ जो है सो कहाँ पे है? महादेव पर्वत श्रेणी पर है। और सतपुरा किस राज्य में पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। गोवा उत्तरी सह्याद्री की वजह से, ये देखिए ये हमारा हो गया पूर्वी तट और ये हो गया पश्चिमी तट, गोवा यहाँ पे हो गया। तो गोवा से जो ऊपर का जो ये पूर्वी तट है उसे हम कहते हैं नॉर्थ सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। और गोवा से जो नीचे का तट है उसे कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है कालसुबाई, कालसुबाई। और दक्षिणी सह्याद्री का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसे कुद्रेमुख कहते हैं, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। कालसुबाई नॉर्थ सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है यहाँ का महाबलेश्वर, महाबलेश्वर दूसरी सबसे ऊंची चोटी नॉर्थ सह्याद्री। नॉर्थ सह्याद्री की पहली सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई और दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से 5 नदी निकलती है। कौन कौन? कृष्णा। यहाँ से जितनी भी नदी 5 नदी निकलती है सब इस डायरेक्शन में बहेगी, इस डायरेक्शन में बहेगी, इस डायरेक्शन में बहेगी। तो महाबलेश्वर से 5 नदी कौन कौन निकलती है? कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना। तो ये महाबलेश्वर से 5 नदी कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना, तो ये 5 नदी निकलती हैं। नीलगिरी, यहाँ पे मान लीजिए नीलगिरी है तो नीलगिरी के नीचे की पहाड़ी कौन सी है? कार्डमम की पहाड़ी, जिसे हम इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। पूर्वी तट की बात करें, ये जो पूर्वी तट हो गया इसको क्या कहेंगे? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट ये यहाँ पे कन्याकुमारी है, मान लीजिए यहाँ पे कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा डेल्टा तक की बात करें, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, तो इसको कहेंगे हम कोरोमंडल तट। कोरोमंडल सॉरी पूर्वी तट, पूर्वी तट ये हो गया ना, एक मिनट यहाँ पे बनाते हैं, ये हो गया कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, ये जो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकल के इस डायरेक्शन में फॉलो करती है, तो यहाँ पे कृष्णा डेल्टा बनाता है। इस साइड जितना भी नदी बहेगा ना सब डेल्टा बनेगा, और इस साइड पश्चिम दिशा में जो भी नदी बहती है वो सब एस्चुरी के निर्माण करता है। तो कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक का जो तट है इसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट। फिर यहाँ कृष्णा डेल्टा से लेकर के गोदावरी तट, यहाँ पे मान लीजिए गोदावरी है, तो कृष्णा डेल्टा से गोदावरी का जो तट है उसको कहते हैं गोलकुंडा तट। और गोदावरी तट से जो तट है आगे का उसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं, जो कि गोदावरी से उत्तरी तटीय भाग तक जो है, यहाँ पे उड़ीसा हो गया, ये सब उत्तरी सरकार तट के अंदर आता है। वहीं पे हम यदि पश्चिमी तट की बात करें, पश्चिमी तट की बात करें तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक? गुजरात मान लीजिए यहाँ पे है, गुजरात से लेकर के गोवा तक इस तट को कहते हैं कोंकण तट। गोवा से लेकर के कर्नाटक तक, कर्नाटक के न्यू मंगलूर जो है इसको कहते हैं केनरा तट। और न्यू मंगलोर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक जो है उसे कहते हैं मालाबार तट। तो याद रखना है पश्चिमी साइड में जो मालाबार तट और पूर्वी साइड में जो है सो कोरोमंडल तट, तो इतना पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लोक नृत्य लावनी और तमाशा महाराष्ट्र का है। रौफ की बात करें तो कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है रौफ। कालबेलिया की बात करें, कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। ये कालबेलिया एक जनजाति होती है जिसके द्वारा किया जाता है, इसलिए इस नृत्य को कालबेलिया नृत्य कहते हैं। घूमर भी कहाँ पे है? घूमर तो सबको पता होगा,
घूमर भी राजस्थान में है। पांडवानी, ये इम्पोर्टेंट है, पांडवानी याद रखना है। पांडवानी जो है सो जो पांडव थे उनके कहानी पर ये नृत्य किया जाता है। ये पांडवानी कहाँ पे किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। और इनके जो कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार है तीजन बाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया, पांडवानी का प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई है, छत्तीसगढ़ में किया जाता है। भांगड़ा तो पता होगा, भांगड़ा पंजाब में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। टिप्पानी, टिप्पानी भी महाराष्ट्र में, टिप्पानी महाराष्ट्र में। गरबा गुजरात में, गरबा की बात करें तो गुजरात में। और असम में बिहू, बिहू बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे? असम में। कौन सी जनजाति के द्वारा? तो कछारी जनजाति है असम में जिसके द्वारा बिहू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे। पिछले लेक्चर में हमने अकबर के बारे में फुल डिटेल्स डिस्कस किए हैं, तो आप जा करके देख सकते हैं, यहाँ पे अब डिस्कस नहीं करेंगे। तानसेन का जो नाम था, ओरिजिनल नाम रामतनु पांडे था। बीरबल का नाम महेश दास था। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा बनाया गया था, जिसको अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। तानसेन, इतना याद रखना है, तानसेन का नाम रामतनु पांडे था। बस। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। महाभारत का जो अनुवाद किया गया था फारसी में, तो उस बुक का नाम क्या था? रज्मनामा। इसका मतलब होता है, फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है युद्ध, युद्धों की कहानी, युद्ध का किताब, रज्मनामा। पंचतंत्र का अनुवाद किया गया था अबुल फजल के द्वारा। पंचतंत्र, पंचतंत्र का अनुवाद किया गया था अबुल फजल के द्वारा। और अनुवाद विभाग का जो स्थापना किया गया था अकबर के समय में किया गया था। ये क्वेश्चन याद रखना है, अनुवाद विभाग का स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी का अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा किया गया था। मनसबदारी प्रथा, एक याद रखिए, मनसबदारी प्रथा, जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं किए थे। मनसबदारी प्रथा अकबर के शासनकाल में शुरू किया गया था। ये जो मनसबदारी था मेनली प्रशासनिक प्रणाली था, और ये मनसब जो होता था तो एक रैंक होता था। जैसे यदि हम अभी अपनी सेना में बात करें तो जनरल, कर्नल, कैप्टन, तो ये सब क्या है? एक रैंक है। उसी तरह मनसब जो होता था सो रैंक होता था। जैसे 12,000 सैनिकों का रैंक होता था, 7,000 सैनिकों का, 10-10 सैनिकों का, तो ये सब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस तरह के रैंक दिए जाते थे, उसे मनसब कहते थे। 12,000 सैनिकों का मनसब मात्र एक आदमी को मिला था, मान सिंह को। अकबर के कितने नवरत्न थे? 9 रत्न थे। GATT का जगह अभी डिस्कस किए, WT ले लिया था 1 जनवरी 1995 को। एग्जाम में यदि ये भी पूछता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का स्थापना कब हुआ था, तो 1995 याद रखना। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो गुप्त वंश के बारे में फुल डिटेल्स हमने पिछले लेक्चर में किया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नाम था उसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, विक्रमादित्य की। और चंद्रगुप्त वन जो था सो उसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, महाराजा धीराज की उपाधि, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। सबसे ज़्यादा गुप्त शासन में ही सोने के सिक्के जारी किए गए थे गुप्त शासन से, और इससे ज़्यादा डिटेल्स आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है, मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा और एलिफेंटो में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था। जो एलोरा की गुफा है ना, उसमें टोटल 34 गुफा है, 34 गुफा है, जिसमें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से रिलेटेड गुफा है।
एक गुफा संख्या 1 से लेकर के 12 तक हिंदू धर्म से रिलेटेड है। टोटल गुफा हो गए 12। जो बौद्ध के लिए गुफा है, सॉरी 1 से 12 जो गुफा है, 1 मिनट, सबसे ज़्यादा गुफा बौद्ध के लिए, बौद्धों के लिए। तो बौद्ध के लिए जो गुफा है सो 1 से 12 तक है, टोटल 12 गुफा बौद्ध के लिए। हिंदू की बात करें तो हिंदू का गुफा है 13 से लेकर के 29 तक। सबसे ज़्यादा गुफा 17 नंबर हो गया हिंदू के लिए, 13 से 29 तक। और जैन के लिए 7 गुफा है, जैन के लिए सॉरी 5 गुफा, 30 से लेकर के 34 तक 5 गुफा, तो हो गए टोटल 34 गुफा। 12 गुफा बुद्ध के लिए, 17 गुफा हिंदू के लिए और 5 गुफा जैनों के लिए। तो टोटल गुफा कितने 34 है, जो कि एलोरा एलिफेंटो की गुफा राष्ट्रकूट शासक के द्वारा किया गया। और ये कहाँ पे है तो महाराष्ट्र में है। इतना पॉइंट याद रखना। गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। देखिए गुरु तेग बहादुर के बारे में बात करें तो गुरु तेग बहादुर जी जो थे सो गुरुओं के 5वें गुरु थे। टोटल बात करें तो टोटल 10 गुरु हुए। सबसे पहले गुरु जो थे, चलिए गुरु के बारे में, ये सिख संप्रदाय की बात करें तो टोटल 10 गुरु हुए। एक एक गुरु के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो पहला गुरु हुआ था जिसने आगे चल के सिख संप्रदाय की जो नींव रखी गई, तो ये गुरु नानक जी थे। गुरु नानक फर्स्ट गुरु हुए थे और इन्हीं के, गुरु नानक जी के जो अनुयायी थे उन्हीं के द्वारा सिख संप्रदाय की नींव रखी गई। तो गुरु नानक पहले गुरु हुए थे। और गुरु नानक के द्वारा लंगर, अभी जो हम लंगर देखते हैं, जो कि पंजाबियों का एक अहम धर्म माना जाता है कि जहाँ पे भी युद्ध होगा या कोई भूखा है तो वहाँ पे लंगर की व्यवस्था की जाती है। तो ये किनके द्वारा शुरू की गई थी? गुरु नानक जी के द्वारा। निःशुल्क भोजनालय था, इन्हीं के द्वारा संगत की शुरुआत की गई थी। संगत क्या था? तो निःशुल्क धर्मशाला था। लंगर, संगत, पंगत लंगर को कहते हैं। तो ये सब किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुरु नानक जी के द्वारा। गुरु नानक जी का जो देहांत हुआ था हो गया था 1538 ईस्वी में। कहाँ पर? करतारपुर में। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में करतारपुर कॉरिडोर भी शुरू की गई है। तो पहले गुरु थे गुरु नानक जी। सेकेंड गुरु हुए गुरु अंगद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, गुरु अंगद। गुरु अंगद जी के द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई गुरु अंगद जी के द्वारा। और गुरु अंगद का ही नाम था लहना, उसका बचपन का नाम लहना था। तीसरे गुरु हुए अमरदास। इसके समय में यदि हम दिल्ली की बात करें तो मुगल वंश का शासन था और अकबर यहाँ का सम्राट था। तो उस समय में अकबर पंजाब जाते हैं और अमरदास की जो पुत्री होती है बीबी भानी उसे कई गांव और ज़मीन दान देते हैं। 500 बीघा के आसपास ज़मीन दान देते हैं बाद में। और गुरु अमरदास जी ने 22 गद्दियों का निर्माण किया था। चौथे गुरु हुए थे रामदास, जो कि बीबी भानी के पति थे। तो गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई। अमृतसर क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर ने 500 बीघा जमीन किसके शासनकाल में दिए? तो अमरदास, जो कि तीसरे गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई। और जो अमृतसर जलाशय अभी हम देखते हैं उनका निर्माण गुरु रामदास जी के द्वारा किया गया। फिफ्थ गुरु की बात करें, 5वें गुरु, तो गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे और इन्हीं को गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ की रचना की थी। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को, गुरु ग्रंथ साहिब जो आज के समय में हम जानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, वो आदि ग्रंथ ही हैं। यदि गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें तो इसमें कबीर के बारे में भी, इनका जो कबीर की जो शिक्षा है उनको भी इंक्लूड किया गया है।
रैदास की शिक्षा को इंक्लूड किया गया और नामदेव, इन तीनों की शिक्षा को इसमें इंक्लूड किया गया। कौन कौन? कबीर, रैदास और नामदेव। पांचवें गुरु अर्जुन देव हुए थे और जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा करवा दिया गया था। सिक्स्थ गुरु की बात करें, छठे गुरु, तो ये हुए थे हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह छठे गुरु हुए। हरगोविंद सिंह ने सैन्य संगठन, सिखों का जो सैन्य संगठन देखते हैं, उनकी स्थापना की गई गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा। क्योंकि जब पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई तो छठे गुरु ने सैन्य संगठन पर जोर दिया, तो गुरु हरगोविंद जी के द्वारा सैन्य संगठन की स्थापना की गई। और हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त का निर्माण किया। अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। और ये गुरु हरगोविंद सिंह जो सिंहासन पर बैठते थे तो 2 तलवार लेकर के अपनी कमर में बांध कर बैठते थे, तभी से तलवार रखने की परंपरा शुरुआत हुई। और अमृतसर की किलेबंदी करवाई गई थी हरगोविंद जी के द्वारा, इतना पॉइंट याद रखना है। 7वें गुरु हुए थे गुरु हरराय, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कोई इतना। 8वें गुरु हुए थे हरकिशन, गुरु हरकिशन। यदि गुरु परंपरा में देखें तो 9th गुरु हुए थे तेग बहादुर। और इन्हीं का जो हत्या है सो औरंगजेब के द्वारा करवा दिया गया था। कहाँ पर? शीशगंज के गुरुद्वारा में। शीशगंज के गुरुद्वारा में औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर को चुनवा दिया गया था, उनकी हत्या करवा दी गई थी। 9th गुरु थे। और 10वें और अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो हुए सो सिखों के अंतिम गुरु हुए। और गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा को खत्म कर दिया और उसने बोला जो आदि ग्रंथ हैं गुरु ग्रंथ साहिब, वही आगे गुरु गोविंद सिंह जी के बाद वही गुरु परंपरा को चलाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में, 1666 में। कहाँ पे? पटना में। गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा गया, सच्चा पातशाह गुरु गोविंद सिंह। और इसने 5 ककार का 5 क अनिवार्य कर दिया था सिखों के लिए। कौन कौन चीज? केस, कंघा, कृपान, केस, कंघा, कृपान, कच्छा एंड करा। 5 याद रखना है। कौन कौन? केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा, ये 5 जरूरी कर दिया था। इनके द्वारा जफरनामा की रचना की गई थी, जफरनामा। बस इतना पॉइंट याद रखिएगा, आप इसको 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी में लाल क्रांति 1949 ईस्वी में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में किया गया था। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में लाल क्रांति 1949 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 ईस्वी में हुआ था। इससे पीछे वाले लेक्चर में मैंने महात्मा गांधी के बारे में पूरा डिटेल्स की डिस्कस किए हैं, तो आप वो सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। देखिए, चोल वंश की बात करें तो इनके संस्थापक, चोल वंश का स्थापना हुआ था 9th सेंचुरी में, करीब 850 से 870 ईस्वी के आसपास विजयालय के द्वारा चोल वंश का स्थापना किया गया। लेकिन यदि वास्तविक संस्थापक की बात करें चोल वंश का, वो थे परांतक फर्स्ट वास्तविक संस्थापक थे। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय। कितने से कितने ईस्वी? 850 से 870 ईस्वी तक। चोल वंश में राजा राज प्रथम हुआ था, राजा राज फर्स्ट हुआ था। ये
1985 से 1014 ईस्वी तक शासन किया था और इसने श्रीलंका का जो उत्तरी हिस्सा था, सिंगल, श्रीलंका नहीं सिंगल कहते थे श्रीलंका को, तो इसका उत्तरी हिस्सा पे कब्जा कर लिया। और इसके पुत्र थे राजेंद्र वन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र वन ने पूरे सिंघल को जीत लिया था। इसने चेर और पांड्या पे भी युद्ध किया और उसको भी हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी कहाँ पे है? तो इटली के बारे में पढ़े होंगे, इटली को जानते होंगे। इटली की कैपिटल कहाँ पे है? रोम। तो इटली की जो राजधानी है रोम, इसी में एक छोटा सा शहर है जो कि करीब 44 हेक्टेयर के आसपास है। तो इसी छोटा सा जो शहर है इसी को वेटिकन सिटी कहते हैं, जो कि विश्व का सबसे छोटा शहर है वेटिकन सिटी। यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है, स्वतंत्र देश है। और जो कैथोलिक चर्च है ये वेटिकन सिटी में ही, कैथोलिक चर्च क्रिश्चियंस की सबसे पवित्र चर्च कैथोलिक चर्च कहाँ पे है? वेटिकन सिटी में। यहाँ पे ही पोप रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। बाघ अभ्यारण्य के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इराक का मुद्रा दिनार है, तो हमने ये करेंसी कैपिटल, ये कभी भी आप कैपिटल कंट्री कैपिटल करेंसी एक साथ याद कीजिए CCC के अनुसार, जैसे अफगानिस्तान, अफगानी, काबुल, तो ऐसे करके याद करना है, जो कि हमने इस वीडियो के सबसे शुरुआत में पढ़ा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। RRB भोपाल 1995 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।